देखिए, परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि खंड काव्य के लक्षण जो उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए, या खंड काव्य के लक्षण और उसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो खंड काव्य के विषय में जब चर्चा चलती है तो इस बात को आप जान लीजिएगा कि संस्कृत साहित्य में खंड काव्य की कोई विस्तृत व्याख्या नहीं मिलती है। ठीक है, खंड काव्य जो है प्रबंध काव्य का ही एक भेद है। प्रबंध काव्य महाकाव्य के लिए जो कहा गया है, ठीक है, तो खंड काव्य जो प्रबंध काव्य का ही भेद है। तो अब खंड काव्य पर अगर हम विचार करते हैं तात्विक दृष्टिकोण से, तो महाकाव्य के जो तत्व हैं 6 जो भारतीयों ने कहा है और पाश्चात्य ने जो कहा है 4, तो उन चारों में 6 भारतीय तत्वों का समाहार हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा है कि यहाँ महाकाव्य के जो तत्व हैं लगभग सारे के सारे तत्व यहाँ भी आते हैं, किंतु महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर है जो किस बात का है, आकार का है कि नहीं। महाकाव्य कैसा होगा, विस्तृत होगा। खंड काव्य कैसा होगा, लघु होगा, है कि नहीं। तो कहते महाकाव्य में जो तत्व हैं वो विस्तृत हैं, लेकिन जब खंड काव्य के पास आते हैं महाकाव्य तत्व तो इसमें क्या हो जाता है, संकोच हो जाता है। मतलब संकोच होने का मतलब कथानक कैसा होगा, तो कथानक जीवन के, नायक के जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण हिस्से को लेकर के उसे खंड काव्य का विषय जो बनाया जा सकता है। स्पष्ट है मोनी। आगे चले तो कहते हैं ऐसे स्थिति में जब खंड काव्य में महाकाव्य के तत्वों का संकोच हो जाता है, ऐसी स्थिति में महाकाव्य की तरह खंड काव्य में जीवन की संपूर्ण व्याख्या नहीं होती, बल्कि खंड काव्य में जीवन के किसी मार्मिक, किसी महत्वपूर्ण, किसी विशेष अंग को लेकर का जो चित्रण होता है। ठीक है, ममता समझ में आया। बात और आगे चलती है तो हम ये कह सकते हैं कि खंड काव्य जो है साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है, एक भेद है, जिसमें जीवन की किसी विशेष घटना को लेकर खंड काव्यकार जो है खंड काव्य लिखता है। क्योंकि खंड शब्द से ही स्पष्ट है कि खंड मतलब टुकड़ा, बटा हुआ। तो ये टुकड़ा किसका होगा, जीवन के विशेष अंश का, है कि नहीं। कुछ विशेष होगा तो ही हमें प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से ये शब्द ही क्या करता है कि अपनी बात को ले जा करके रख देता है कि मनुष्यता के विकास के लिए, मनुष्य जीवन के विकास के लिए नायक की या लोक में प्रचलित किसी कथा की जो विशेष उपस्थिति है, नायक क्या करता है, खंड काव्य क्या करता है, उसी को प्रधानता देता है और उसे ले आकर के हमारे सामने रखता है, जिसमें नायक का संपूर्ण जीवन जो है कवि को प्रभावित नहीं करता, बल्कि नायक के जीवन में घटित होने वाली जो सबसे विशेष घटना है, ठीक है, वो घटना जो है कवि को प्रभावित करती है। और उस घटना विशेष का कवि जो है फिर क्या करता है, संपूर्ण जो उद्घाटन करता है पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। स्पष्ट है। अब जहां तक खंड काव्य की बात है तो खंड काव्य में महाकाव्य की तरह ही प्रबंधात्मकता होनी चाहिए। ये प्रबंधात्मकता क्या, प्रबंध व्यवस्था। जैसे वो तत्व वहां जा रहे थे और फिर हमने देखा कि कैसे जो है मंगलाचरण होगा, तो यहाँ उसके लिए अवकाश नहीं होता है। सच की निंदा, सज्जन प्रतिष्ठा जो है, प्रशंसा, वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उतने के लिए क्या नहीं होता, अवकाश नहीं होता, समय नहीं होता, जगह नहीं होता, क्योंकि वो करने में क्या हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ कहते हैं कि खंड काव्य के कथा सूत्र में जीवन में अनेक रूपता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि किसी खंड चित्र का चित्रण करना जो है वो खंड काव्यकार का उद्देश्य होता है। इस तरीके से ये कह लीजिए, इसकी जो कहानी है, इसका जो कथानक है, इसकी जो कथा वस्तु है शुरू होती है और अत्यंत तीव्र गति से, अत्यंत तेजी से वो खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो ये कह लीजिए खंड काव्यकार करता क्या है कि वो जब अपनी बात को लेकर के आगे बढ़ता है तो महाकाव्य में
नायक के उत्कर्ष के लिए छोटी छोटी लघु कथाएं, अंतर कथाएं आके जुड़ती हैं, लेकिन खंड काव्य में इसके लिए क्या होगा, किसी भी तरह के प्रासंगिक कथा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, इसका कथानक जो है खंड काव्य का उपन्यास की तरह क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फलागम मतलब होता है अपने उद्देश्य, फल की प्राप्ति, फल आगम, फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, बढ़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खंड काव्य में एक कथा प्रमुख रहती है और वहां जो है प्रसंग या ये कह लीजिए प्रासंगिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। आगे चले तो कहते हैं कि खंड काव्य की बातें जो है जब संस्कृत काव्य शास्त्र में इसका व्यापक विवेचन नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर जो है ढूंढ करके निकालने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य ब्राह्मण और आचार्य दंडी ने तो इसका उल्लेख तक नहीं किया है कि खंड काव्य नाम की कोई विधा है। और इन लोगों ने क्या किया है, भरत मुनि से लेकर यहाँ तक होता क्या है कि महाकाव्य पर तो विशद वर्णन मिलता है, उसकी व्यापक विवेचना मिलती है, उसके लक्षण बताए जाते हैं। अब आचार्य रुद्रट ने प्रबंध काव्य का विभाजन करते हुए महाकाव्य के साथ जो है लघु काव्य का नाम दिया है, और यही जो रुद्रट ने लघु काव्य कहा है यही जो खंड काव्य है शायद। आगे चलिए, हेमचंद्र जो है खंड काव्य का उल्लेख नहीं करते, उनके बाद के आचार्य हैं। आचार्य विश्वनाथ आते हैं तो ये पहले व्यक्ति हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने लघु काव्य नहीं कहा, क्योंकि जब हमारे पास विस्तृत है महाकाव्य है तो लघु की क्या जरूरत है कि नहीं। लेकिन आचार्य विश्वनाथ ने इसके लिए जो है खंड काव्य शब्द का संबोधन किया और इसके बाद जो है इसके तत्व निर्धारित किए कि इसमें ये होना चाहिए। तो कहते हैं कि खंड काव्य जो है एक कथा का निरूपक होना चाहिए, मतलब एक कहानी होनी चाहिए, और खंड काव्य कैसा हो, पद्यबद्ध हो, और खंड काव्य कैसा हो, उसकी जो कथा वस्तु हो वो सर्गों में बधी, और कहते हैं कि इसमें जो है सभी संधियां न हो तो किसी एक संधि का एक अंश का जो है अनुकरण करने वाला खंड तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि भाई ऐसा है, भाषा विभाषा नियमात् काव्यम सर्व उपस्थितम एकार्थ प्रवणे पद्ये संति समग्र विवर्तितम खंड काव्यम भवेत् काव्य से देशानुसारी छे। ये कहते हैं कि खंड काव्य कैसा, कहते हैं एक देशानुसारी, मतलब एक देश मतलब एक घटना को लेकर के लिखा जाता है। मतलब जो बात अभी ऊपर हम गद्य में आपसे कह रहे थे वही जो है इनके काव्य साहित्य दर्शन दर्पण जो इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसमें आचार्य विश्वनाथ इसकी चर्चा करते हैं। तो क्या कहते हैं कि इसकी भाषा उपभाषा में कैसी होनी चाहिए, सर्गबद्ध होनी चाहिए, भाषा विभाषा नियतम। तो क्या कहते हैं, सर्गबद्ध होनी चाहिए, किसी एक कथा का पद्यात्मक वर्णन हो जिसमें सभी संधियां न मौजूद हो तो कम से कम कोई एक संधि तो होनी ही चाहिए। बात को ये आगे और बढ़ाते हैं, कहते हैं इस तरीके से महाकाव्य के किसी एक अंश का ये अनुसरण करता है, उसी को लेकर के आगे बढ़ता है। बाद में हिंदी के आचार्यों ने खंड काव्य को ऐसा मानते हैं कि जिसकी रचना जो महाकाव्य के ढंग पर की गई हो, महाकाव्य के वही तत्व यहाँ आकर के उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो जिसमें जीवन का समग्र चित्रण न हो बल्कि कथानायक के जीवन के किसी एक विशेष आदर्श जो कथा हो उसको लेकर के लिखा गया हो। ठीक है, इस तरीके से जो है एक खंड जीवन का इसमें व्यक्त किया जा सकता है जिसमें वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः प्रतीत हो। ठीक है, ये हमारा खंड काव्य जिसपे जो हमारे कौन से तो संस्कृत साहित्य के आचार्यों ने अपने मत व्यक्त किए। खंड काव्य के ऊपर इन्हीं के आधार, ऐसा नहीं है कि हिंदी के साहित्यकारों ने इसमें कुछ विशेष ले करके नई दृष्टि दे,
लेकिन बाबू गुलाब राय जो है कहते हैं कि खंड काव्य में प्रबंध काव्य जैसे तारतम्य तो रहता है, किंतु महाकाव्य की अपेक्षा उसका क्षेत्र सीमित होता है। उसमें जीवन की वह अनेक रूपता नहीं रहती जो महाकाव्य में होती है। उसमें कहानी और एकांकी की बात घटनाओं के लिए सामग्री जुटाई जाती है। जो बात अभी जो हमारे संस्कृत के काव्य शास्त्री कह रहे थे बाबू गुलाब राय, जो वही बात हमारे सामने रखते हैं। आचार्य विश्वनाथ जो हिंदी के रीतिकाल के आचार्य हैं, वो चर्चा करते हैं, कहते महाकाव्य के ढंग पर जिस काव्य की रचना होती है और जिसमें पूर्ण जीवन को ग्रहण न करके खंड जीवन को ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। इन्होंने ये कह लीजिए लिया तो सामग्री वहीं से, लेकिन इस बात को साफ कर दिया। ठीक है, अगली परिभाषा जो साहित्य कोश में लिखा हुआ मिलता है, हिंदी साहित्य कोश में कहते खंड काव्य एक ऐसा पद्य काव्य है जिसके कथानक में इस प्रकार की एकात्मक अनुवृत्ति हो कि उसमें अप्रासंगिक कथाएं सामान्यतः अंतर्युक्त न हो सके, कथा में एकांगिकता हो, साहित्य दर्पण के शब्दों में एक उद्देश्यता हो तथा कथा विन्यास में क्रम, आरंभ, विकास, चरम सीमा और निश्चित उद्देश्य में परिणित हो। बहुत अच्छी बात ये कहते हैं। ये कहते खंड काव्य क्या है, बहुत साफ कर देते हैं एक तरीके से। जैसे नहीं होता है कि हम जो है सारे को गहिरा होता गई उड़ा, तो सारे लोग विचार कर रहे हैं। तीनों ने एक ले आ करके हमारे सामने जो है साहित्य को एक स्वरूप रख देता है। आचार्य विश्वनाथ ने जो कहा है ये कह लीजिए वो उसका पूरा राय है। तो ये कहते हैं कि ऐसा है कि खंड काव्य एक ऐसा पद्यबद्ध काव्य जिसमें कथानक की एकात्मक अनुवृत्ति, एकात्मक मतलब एक कथा, मतलब एक कथा का अन्वित मतलब होता है दोहराव, कि केवल एक कथा का दोहराव। उसके लिए जो है जो अप्रासंगिक कथा है वो उसमें शामिल, अंतर्युक्त न हो मतलब वो उसमें शामिल न हो। तो इस तरीके से ये कह लीजिए कि जैसे कथा एक होगी तो इसका उद्देश्य भी एक होगा और कहानी का विकास होगा। तो कैसे आरंभ होगा, मध्य होगा, अंत होगा, लेकिन ये कैसे होगा, अत्यंत तीव्र गति से। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़े खंड काव्य पर। तो आचार्य विश्वनाथ ने जो अपनी बात कही थी हिंदी के, वो कहते हैं कि खंड काव्य में युग जीवन अथवा व्यक्ति जीवन के एक खंड विशेष या दृश्य का ही चित्रण होता है, पद्य पद और मार्मिक प्रस्तुति होती है। ठीक है, कोश ने, हिंदी कोश ने यही परिभाषा में इसको इस मुद्दे को दिया है और कहते हैं विषय और विस्तार की आवश्यकता के अनुरूप खंड काव्य की कथा सर्गबद्ध ही हो सकती है और सर्ग रहित भी हो सकती है, विषय वस्तु की विविधता नहीं होती। यहाँ एक बात की बहुत अच्छी कहते हैं कि विषय और विस्तार क्या होता है, इसमें उसके लिए अवकाश नहीं है, जगह नहीं है। तो इसके लिए कि इसकी जो कथा है किसी सर्ग में बांध करके लिखी जाए, अलग अलग भागों में, है कि नहीं। अभी हमने स्वयं प्रभा पढ़ा ना खंड काव्य, तो वो सर्ग में बटा हुआ वैसा हो या केवल एक ही भाग में जो लंबी कविता की तरह जो उसको लिख दिया जाए। लेकिन लंबी कविता और खंड काव्य में जमीन आसमान का अंतर है, इस बात को आप जानिए। आगे चलिए, तो खंड काव्य का जो वर्णन प्रवाह है या प्रभावान्विति के गुणों से युक्त होना चाहिए। मतलब कि प्रवाह कैसा, गतिशीलता, और कैसा हो, पाठक को या श्रोता को क्या करे, प्रभावित करे। फिर कहते हैं कि खंड काव्य का स्वरूप जो है सामान्यतः आख्यानात्मक या वर्णनात्मक, आख्यान मतलब होता है कथा, आख्यान मतलब कथा कहानी, उस पर केंद्रित होनी चाहिए, या तो फिर जो वर्णन करने की शैली में होना चाहिए, और आवश्यकता अनुकूल, जहाँ आवश्यक हो वहाँ भाव व्यंजना भी होनी चाहिए, आत्मसंलापकता भी होनी चाहिए, प्रगीतात्मकता भी होनी चाहिए, या इसका प्रयोग हो सकता है। आगे चलते हैं। अब जीवन का एक पक्ष लेने के कारण संधियों की योजना खंड काव्य में नहीं हो सकती, मतलब नाटकीयता के लिए यहाँ जगह नहीं बनता है, नाट्य के जो तत्व आगे जोड़ते थे। और कथानक में क्या होगा, कथानक में क्योंकि एकात्मकता अनुवृत्ति है, कहते इसमें कसाव होना चाहिए। महाकाव्य में क्या होता है, विस्तार होता है, बहुत सी कथाएं आके जुड़ती चली जाएंगी, लेकिन यहाँ कसाव का मतलब कि जरा सा भी
ढीलापन न हो तो कहानी दाएं बाएं नहीं भटके कथावत। ठीक है, तो इसके लिए प्रासंगिक कथाओं का अभाव होता है। और अब नायक कैसा हो, तो जैसे महाकाव्य का नायक धीर और उदात्त होता है, आदर्श होता है, खंड काव्य के पास आए तो वैसा हो तो अच्छी बात है, लेकिन वैसा न हो लेकिन लोक में प्रचलित हो तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, उर्मिला है, यशोधरा है, मतलब आगे एक लंबी लिस्ट हम आपको दिखा देंगे कि ये खंड काव्य लिखे गए। अभी मेरे एक मित्र वो सीता पे लिख रहे हैं, द्रौपदी पे लिखा हुआ मिलता है, शंभूक पे लिखा हुआ मिलता है, एकलव्य पे लिखा हुआ मिलता है, अंधा युग है कि नहीं। तो आगे चलिए, तो कहते हैं इस तरीके से खंड काव्य में जो चारों वर्ग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से किसी एक की सिद्धि आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके कुछ भी नहीं होता। और आवश्यक अगर हो तो जहां तहां जो है गीतों का प्रयोग खंड काव्य में किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए जब ऐसा हम करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जहां विस्तार के लिए जगह नहीं होती तो ऐसा न हो कि वो गीत जो है किसके लिए आता है, वो गीत जो है खंड काव्य के आकार को बड़ा करने लगे और खंड काव्य तत्व जो है वो टूटने लगे। ठीक है, अब खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर क्या है, टिप्पण के लिए आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। हम लोगों ने महाकाव्य पढ़ लिया तो महाकाव्य के तत्व आप बताएंगे, और आपने खंड काव्य पढ़ लिया तो खंड काव्य का भी बताएंगे, क्योंकि आपने तो पढ़ ही नहीं लिया, नोट्स भी लिख लिया है कि नहीं। तो कहते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, कहते हैं आकार प्रकार के दृष्टि से खंड काव्य और महाकाव्य में वही अंतर है जो कहानी और उपन्यास अथवा एकांकी और नाटक में। उपन्यास बड़ा होगा, कहानी छोटी होगी, उपन्यास के जो तत्व है वही कहानी के तत्व है। नाटक बड़ा होगा, एकांकी छोटा होगा, जो नाटक के तत्व है वही कहानी के तत्व है। समझ आया? इसका मतलब महाकाव्य के जो तत्व हैं वही खंड काव्य के तत्व हैं, मात्र अंतर जो है किसका है, आकार क्या है। यहाँ एक घटना है, वहां जीवन की विस्तृत व्याख्या है। ठीक है, फिर दूसरा अंतर आता है कि खंड काव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, तो प्रायः उसमें भी वही तत्व रहते हैं जो महाकाव्य में रहते हैं, है कि नहीं। अरे भाई, जो जीन्स है, जो तत्व है, जब एक है और उसी का भाग है तो वैसा ही होगा। तीसरी बात आ जाती है, महाकाव्य में कथा एवं जीवन का विस्तार होता है, लेकिन खंड काव्य की जो कथा होती है जीवन के किसी एक घटना, जीवन के किसी एक पक्ष या जीवन के किसी एक भाव को लेकर के जो है लिखी गई होती है। आगे चले तो कहते हैं अब जो खंड काव्य में प्रासंगिक कथाएं होती हैं, पहली बात तो आप जान लीजिएगा, प्रासंगिक कथाएं खंड काव्य में होनी नहीं थी, और अगर होती है तो उनकी संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। मतलब प्रासंगिक कथाओं के लिए खंड काव्य में स्थान नहीं है। और कथा में चूंकि जीवन की विशेष या मार्मिक घटना को खंड काव्यकार ने विषय बनाया है, इसके लिए बहुत उतार चढ़ाव की भी संभावना जो है यह स्थान जो खंड काव्य में नहीं होता है। अब खंड काव्य के विषय का चयन करते समय खंड काव्यकार करता क्या, मार्मिक प्रसंगों का चयन करता है और कथा को व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने रखता है, जिससे कहानी में उत्सुकता और स्वाभाविकता दोनों बनी रहे। क्योंकि उत्सुकता नहीं रहेगी तो हम आगे पढ़ना नहीं चाहेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे, और स्वाभाविक अगर नहीं लगेगा, ऐसा हुआ होगा तो क्या होगा कि फिर वो हमें जो है हजम नहीं होगा, है कि नहीं। तो वो कहते हैं उत्सुकता और स्वाभाविकता होनी चाहिए, और इसकी कथा जो ऐतिहासिक भी हो सकती है और खंड काव्य की कथा जो काल्पनिक भी हो सकती है। ध्यान दीजिए, महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक होनी चाहिए या महाकाव्य की कथा लोक प्रसिद्ध होनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ जो क्या कह दिया इन्होंने, कहा कि ऐसा है कि वो कथानक जो ऐतिहासिक भी हो सकता है और हम कल्पना से भी जो खंड काव्य जो बना सकते हैं कि इसकी ये कथा है। आगे चले, अब
महाकाव्य की अपेक्षा खंड काव्य में क्या होता है, पात्र कम होते हैं, क्योंकि महाकाव्य में विस्तार होता है। तो चरित्रों के विकास की जो बात आती है, तो चरित्रों के विकास का अवसर जब खंड काव्यकार के पास नहीं होता है। चरित्र का विकास कैसा हो, सजीव हो, स्पष्ट हो, स्वाभाविक हो, मनोवैज्ञानिक पद्धति से विकसित होनी चाहिए। ठीक है, आगे चले तो इसका छठा अंतर जो है ये है कि इसमें संवाद और देशकाल वातावरण की जो बात चर्चा चलती है, तो खंड काव्य में अत्यंत संक्षिप्त होता है, लेकिन महाकाव्य में ये चीज क्या होगा, विस्तृत होगा। स्वाभाविकता महाकाव्य का भी गुण है, और स्वाभाविकता, सहजता, सरसता जो है खंड काव्य का भी गुण है। आगे चले फिर जो अगला मुद्दा आता है कि महाकाव्य की अपेक्षा जहां तक रस और भाव की बात आती है, तो खंड काव्य में इसके विस्तार के लिए खंड काव्यकार के पास कोई अवसर नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता है। इसके लिए खंड काव्य में एक ही रस मुख्य होगा। छंद जो है क्या हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि छंद बदल जाए। एक छंद में भी लिखा जा सकता है। आंसू के पास चले जाइए, आगे चलिए। अब कहते हैं खंड काव्य का उद्देश्य क्या होता है, तो ऐसा नहीं है कि आकार में छोटा है तो इसका उद्देश्य छोटा होगा, क्योंकि साहित्य का बेटा उद्देश्य ही है सत्य की, शिव की और सुंदर की प्राप्ति। साहित्य का उद्देश्य ही है हमारे सामने हमें सौंदर्य बोध कराना। किसका सौंदर्य बोध कराना, जीवन के सौंदर्य का बोध कराना, है कि नहीं। उसका उद्देश्य है कि वो भावक या पाठक के जीवन को कैसा करे, उदात्त करे, है कि नहीं। तो यहां जब आते हैं तो इसके उद्देश्य के बाद पास तो महाकाव्य की तरह खंड काव्य का भी जो उद्देश्य है विशद होना चाहिए, महान होना चाहिए। जीवन के आदर्शों, जीवन की सत्प्रवृत्तियों, जीवन के सद्कार्यों के प्रकाशन में जैसे महाकाव्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वहां विराटता होती है, वैसे खंड काव्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये आप कह लीजिए खंड काव्य जीवन के अखंड व्याख्या है, जो हमारे जीवन की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस तरीके से ये कह लें कि जो आनंद हमें महाकाव्य पढ़ने से मिलता है, जो सुख हमें महाकाव्य पढ़ने से मिलता है, जिस चतुस्वर्ग की प्राप्ति हमें महाकाव्य पढ़ने से होती है, उसी चतुस्वर्ग की प्राप्ति हमें खंड काव्य पढ़ने से होगी। इस तरीके से खंड काव्य जो है हमारे सामने ये कह लीजिए कि एक झटके में लघु आकार में आकर के वो हमें चमत्कृत तो करता है, लेकिन